तो गुड इवनिंग। हम लोग आज डिस्कशन करेंगे कि एसएएस के एग्जाम में हाउ टू प्रिपेयर एवरी पेपर, ठीक है ना। तो हाउ टू प्रिपेयर ईच पेपर, ठीक है। तो हम लोग पेपर वाइज ही डिस्कशन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पीसी 1 से। पीसी 1 जिन लोगों का निकल गया है वो जानते हैं, लेकिन जिनका नहीं निकला है उनको थोड़ा सा डाउट होगा कि आखिरकार इसमें करेंगे कैसे। देखिए भैया 30 तो ऑब्जेक्टिव है, समझे। और इस ऑब्जेक्टिव में कभी कभी हमको लगता है कि ना हमने 30 का 30 सही कर दिया है और बहुत आसान रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें 30 नंबर नहीं आता। खैर, तो पीसी 1 की बात हम लोग कर रहे हैं, 30 नंबर ऑब्जेक्टिव है। और उसके बाद जो है वो है एक लेटर, या तो वो ऑफिशियल होगा या तो वो डीओ लेटर होगा। और ज्यादातर डीओ लेटर ही रहता है सर। हाँ, ठीक है। या तो वो ऑफिशियल होगा या तो डीओ लेटर होगा, ठीक है। और जो तीसरा पोर्शन है वो है ड्राफ्ट पारा, यही ना है। हाँ सर। तो आपको किसकी तैयारी करनी है भाई? इसकी तैयारी तो करनी नहीं है, ये कौन पढ़ता है, कोई नहीं। खाली ये दोनों चीज देखना है, ये नहीं देखना है जी, है कि नहीं। तो इसमें भी आप जान लीजिए कि जो आप लेटर देखते हैं ना उसमें आपको प्रेसी राइटिंग भी रहता है सर। क्या बोल रहे हैं? प्रेसी। हाँ, प्रेसी कोई तैयारी करता है हमारा। प्रेसी का क्या मतलब हुआ? प्रेसी का मतलब यही हुआ कि आपका जितना भी वर्ड दिया हुआ है उसका 1/3 में लिखना है। और मजेदार बात यह है कि ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नहीं है, ये गवर्नमेंट एग्जाम है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम और गवर्नमेंट एग्जाम में बेसिक डिफरेंस है वो ये कि आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, वर्ड्स गिवन इन क्वेश्चन, उसको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब कि अगर क्वेश्चन में एक वर्ड हिंदी में दिया गया है प्रतिकार, तो उसका उत्तर में प्रतिकार वर्ड कहीं ना कहीं आना चाहिए, समझे। ऑब्जेक्शनेबल दिया गया है तो ऑब्जेक्शनेबल ही कहीं ना कहीं उत्तर में आना चाहिए। और लोग क्या करता है कि उसका पर्यायवाची शब्द खोज के निकाल लेकर लिख देता है, वो कीजिएगा तो फेल कर जाइएगा, समझे। आप बहुत ज्ञानी हैं मानते हैं, लेकिन एक बार हम भी पीसी 1 में फेल किए हैं, काहे? यही ज्ञान छाटने के चक्कर में। फिर कोई हमको बहुत मूर्ख आदमी बतलाया कि ज्ञानी बिल्कुल नहीं बनना है, क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया है उससे भटकना नहीं है। नहीं भटकेंगे तो इसी आराम से निकल जाएगा। कभी भी पर्यायवाची शब्दों का यूज नहीं करना है, समझ रहे हैं, उससे बचिए। तो लेटर के बारे में, अब लेटर जो है ना इसको कैसे लिखा जाता है ये सब जानता है। कुछ नहीं कीजिए, इसका केवल फॉर्मेट डिस्कस कीजिए, मतलब कि बॉडी बिल्कुल नहीं। तो फॉर्मेट किस तरीके का होता है देखिए भाई। फॉर्मेट होता है टू, और यहाँ डैश 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 डैश, फिर होता है सब्जेक्ट डैश 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 डैश, यहीं पर कहीं लिखते हो लिखते हैं डेट, ठीक है। पहले रुकिए, सबसे ऊपर में लेटर नंबर, बिना लेटर नंबर का कोई लेटर नहीं होता है, और डेट। और लेटर नंबर और डेट के ऊपर में भी लेटर का, लेटर हेड का जो रहता है ना डिटेल, ऑफिस ऑफ दी प्रिंसिपल, अकाउंटेंट, जनरल, ये सब लिखना चाहिए। लोग ये सब नहीं लिखते हैं, लेटर नंबर नहीं लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद इसका फॉर्मेट हुआ रेफरेंस, अगर मिल जाए तो रेफरेंस लिख दीजिए। उसके बाद हुआ रेस्पेक्टेड सर, ठीक है, एंड सो ऑन। यहाँ बॉडी हो गया, यहाँ लास्ट में हो गया योर्स। और यहाँ पे जो होता है ना इस जगह पे, ठीक है, यहाँ एड्रेस लिखा जाता है। लेकिन जब डीओ लेटर लिखते हैं तो टू लिखते ही नहीं है, हाँ लिखते हैं, लेकिन टू नेम ऑफ द पोस्ट नहीं लिखते हैं, टू सिंपल नेम लिखते हैं। नेम मतलब मान लीजिए कि अगर किसी आईएएस को लिखा जा रहा है, उनका नाम है अभिनय या अभिनव, तो यहाँ लिखते हैं अभिनव जी, समझे। और उसके बाद डिटेल लिख दिया और एड्रेस में पूरा लिखा, समझे। यहाँ पे नेम ऑफ द पोस्ट नहीं लिखाता है जहाँ डीओ लेटर की बात हम करते हैं, ठीक है। और जो ऑफिशियल लेटर होता है उसमें नेम ऑफ द पोस्ट लिखाता है। कहने का मेरा मतलब है कि क्या लिखाता है वो नहीं बताना चाहते हैं, हम ये बताना चाहते हैं कि प्रैक्टिस कीजिएगा तो इसको बॉडी पे प्रैक्टिस कभी मत कीजिए। बॉडी पे जो प्रैक्टिस करता है वो टाइम बर्बाद करता है। आपको फॉर्मेट पे प्रैक्टिस करना चाहिए, समझे, ताकि आप भूल ना जाए। तो उसमें आपको लिस्ट बना लेना चाहिए, चेकलिस्ट जिसको बोलते हैं। क्या करिए, चेकलिस्ट बना लीजिए, समझे। चेकलिस्ट बनाइए कि भैया क्या क्या लिखना है लेटर में या डीओ लेटर में। तो नंबर 1 हेडिंग,
इसको क्या कहते हैं, लेटर हेड, ठीक है। नंबर 2 लेटर नंबर एंड डेट, ये सब जरूर मेंशन होना चाहिए। नंबर 3 2, ठीक है, एंड पोस्ट या डेजिग्नेशन समझिए, डेजिग्नेशन विद एड्रेस, समझे, ये सब आपका होना चाहिए। तो हेडिंग रबे नहीं करता, लेटर नंबर रबे नहीं करता, तो फेल ना करिएगा। कौन सा ऑफिशियल लेटर है जिसमें लेटर नंबर की बिना जाता है? देखें आप लोग इसको, बिना हेडिंग का लेटर लिखे हैं कभी ऑफिस में? तो बेसिकली ये जो होता है ना, 2 से जो स्टार्ट करता है उससे बच्चा लोग होता है, समझे। टू द प्रिंसिपल जो हम लोग को स्कूल में सिखाया गया है, टू द प्रिंसिपल भूल जाइए, हेडिंग का लेटर नंबर देना मत छोड़िए। और जो भी उसमें वर्ड यूज किया गया है क्वेश्चन में, उस वर्ड से बिल्कुल मत भटकिए, अपने मन से वर्ड ऐड कीजिए, लेकिन उस वाले वर्ड को हटाइए नहीं, उस वाले वर्ड का यूज जरूर कीजिए। ये हो गया लेटर में। ड्राफ्ट पारा में, ड्राफ्ट पारा को एक बार देखना होगा, इसका फॉर्मेट क्या है। तो यहाँ भी हम चेकलिस्ट बनाएंगे, समझे, चेकलिस्ट कि भैया इसमें रहेगा क्या ड्राफ्ट पारा में, समझे कि नहीं। तो ड्राफ्ट पारा में क्या होता है भाई, इसका सबसे पहले वो सब्जेक्ट होता है, पहला नंबर, चेकलिस्ट में पहला नंबर क्या है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिखना होगा, समझे कि नहीं। उसके बाद कंटेंट होता है, ठीक है, और कंटेंट भी 3 हिस्सा में होता है, समझे कि नहीं। पहला हिस्सा जो होता है कंटेंट का, वो बताता है रूल के बारे में कि रूल क्या कहता है, समझे। दूसरा फाइंडिंग के बारे में कि आपने डॉक्यूमेंट देखा और क्या पाया, और तीसरा कहा जाता है ऑब्जेक्शन के बारे में कि आपने क्या ऑब्जेक्शन लगाया, समझे। तो आप अगर ड्राफ्ट पारा कहीं देखेंगे तो आप यही 3 चीज पाएंगे कि 3 पारा में बेसिकली समटा हुआ है, कहीं कहीं 4 पारा होता है, लेकिन सब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट से शुरुआत होगा और कंटेंट में 3 को होगा। पहला जो बताएगा रूल के बारे में बतलाएगा। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि क्वेश्चन मैंने देखा कि ऑडिट ऑफिस ने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टेस्ट किया, और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का टेस्ट करने के बाद में मैंने ऑडिट किया, और वहां पर ये पता लगाया कि बिजली का जो मीटर है किसी एजेंसी को सप्लाई करने के लिए दिया गया था, उसने सप्लाई किया ही नहीं, राइट, और बिना सप्लाई किए ही सभी घरों को बिजली की सप्लाई कर दी गई। तो बिना बिजली के मीटर लगाने की वजह से इतने समय तक बिजली जलती रही, इसकी वजह से सरकार को इतने करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, ये था ऑडिट में। तो इसमें क्या हुआ भाई, उसका सब्जेक्ट लिखा गया, और सब्जेक्ट भी उसी से उठाया गया। और रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है, जैसे कि आपको लिखना है रूल के लैंग्वेज में कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, कोई भी मर्जी का रूल डाल दीजिए, इसमें आपको रूल का एडजेक्ट पारा, एडजेक्ट सेक्शन लिखने का जरूरत नहीं है, समझे। आप कोई भी रूल का सेक्शन मर्जी से डाल दीजिए और कहिए अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये रूल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, इसमें तो लिखा तो हुआ है कि इलेक्ट्रिसिटी के सप्लाई के लिए बिना बिजली के मीटर का सप्लाई नहीं होना चाहिए। फाइंडिंग क्या है, जब आपने उसका डॉक्यूमेंट फाइंड किया तो देखा कि फलाने कॉन्ट्रैक्टर को एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने इलेक्ट्रिसिटी के मीटर सप्लाई करने के लिए ऑर्डर दिए थे, लेकिन वहां पे इसके सप्लाई के कोई भी प्रूफ नहीं मिलते हैं, ना कोई बिल रेज किया गया है, और इतने समय तक बिना इलेक्ट्रिसिटी मीटर के ये किया गया है। ऑब्जेक्शन क्या है भाई, ऑब्जेक्शन ये है कि इतने रुपए का लॉस हुआ है, समझे कि नहीं। तो उसके हिसाब से फिर ये आपका ड्राफ्ट पारा बना, पारा बना रहे, पारा का जवाब नहीं बना रहे। आपको ड्राफ्ट पारा का मतलब ये है कि आप ऑडिट टीम है, वहां गए और आपने डिवीजन का या जिस ऑफिस का ऑडिट किया तो उसको एक चुपचाप लव लेटर पकड़ाया, तो उस लव लेटर का जो फॉर्मेट है वो क्या है, वही है ड्राफ्ट पारा। तो आपको क्या देखना है, बॉडी क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट वो नहीं देखना, फॉर्मेट देखना है। आई एम टेलिंग यू, PC1 पूरा का पूरा फॉर्मेट का खेल है, और लैंग्वेज कहीं से नहीं पैदा करना है, चुपचाप से क्वेश्चन का उठा लेना है, समझे। मतलब उसका केवल ढांचा बदलना है, वर्ड नहीं, समझ गए। पुरानी बिल्डिंग का ईंटा लगा लेना है नई बिल्डिंग में, चुपचाप से, नक्शा चाहे जो भी हो। पुरानी बिल्डिंग मतलब क्वेश्चन, नई बिल्डिंग मतलब आपका आंसर। तो PC1 का मसला समझ में आया, हाँ या ना। कोई बोलता नहीं है, जी सर, मेरा तो हो गया सर क्लियर। क्या बोले, मेरा PC1 अधिकांश होगा क्लियर है, इसलिए कुछ नहीं बोल रहा। कोई बात नहीं, PC2 बोलने की बात ही नहीं है। यहाँ पे एक आदमी है जो ऑलरेडी शर्मसार है बेचारा, PC3 की बात करते हैं।
ठीक है। हालांकि PC2 में आप जो बेसिकली याद समझने जैसा है, जो कि अमूमन लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, वो है मीन मीडियन मोड वाला। ठीक है, इसको लोग नहीं प्रैक्टिस करते हैं। मैंने अलग से पढ़ा था इसको, हालांकि ये बहुत ज्यादा काम नहीं आता है। इसमें क्या होता है ना कि ऑडिट करने के लिए एक सैंपलिंग वाला क्वेश्चन रहता है, उसको देख लीजिए, क्योंकि वो 30 नंबर कवर करता है। तो बाकी पोर्शन तो लोगों को पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, पढ़ना जो है कल सैंपलिंग वाला ही तो पढ़ना है। तो एक बार अगर पढ़ लीजिएगा तो इसमें आराम से पास कर जाइएगा। PC3 जो बाहरी वाले हैं, जिन्होंने बाहरी की किताब पढ़ी, वो बहुत मेहनत उन्होंने की है, मुझे पता है, उनका दर्द मैं समझ रहा हूँ। क्योंकि बाहरी की पूरी बुक पढ़ के याद करना और याद रखना, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। मेरे लिए तो इम्पॉसिबल ही है। कुछ लोग हैं जो धुरंधर, क्या उसको बोलते हैं, याद धुरंधर होते हैं, उनको बहुत आसानी से याद हो जाता है। पर बाकी सर मैंने तो 10 बार पढ़ दी वो बुक, एक एक वर्ड याद कर लिया था उसका। क्या बोल रहे हैं? मैंने तो सर उस बुक को ना रट लिया था, 10 बार पढ़ा। अरे भैया, आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। मेरे जैसे लोग इस ग्रुप में है कि नहीं, जिनकी याददाश्त कमजोर है, उन्होंने कैसे पास किया वो बतलाइए, बताइए। जी सर। जिनकी याददाश्त मेरी तरह कमजोर है, उन्होंने कैसे पास किया PC3? अभी पास नहीं हुआ सर। नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जो WO बन चुके हैं, ठीक है। तो एक ही अटेम्प्ट में वो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर, और आज है WO। मैंने उनसे पूछा कि सर इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि अब तो WO हो गए हैं, ठीक है। सर इसलिए बोला, तो मैंने पूछा कि सर आप एग्जाम आपने पास कैसे किया एक बार में, खासकर PC3 जिसको लोग हड्डी कहते हैं, निगलना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि देखिए PC3 का सिलेबस उठाइए, तो मैंने कहा उठा लिया, ठीक है। अब उसका हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कीवर्ड्स है, जैसे कि DBMS है, मान लीजिए एक वर्ड है कि नहीं है, एक वर्ड उठाइए और इसको आप YouTube में सर्च कीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको YouTube में सर्च करना शुरू किया, DBMS डाला YouTube में, और डाला तो ढेर सारी वीडियो मिल गए, समझे। तो उसी में से मैंने उस वीडियो को जिसके ऊपर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप थी, वीडियो विद मोस्ट व्यूअरशिप या व्यूज, समझे कि नहीं, उसको मैंने ओपन किया, हाथ में पेपर और पेन रखा, समझे, और पाउज कर करके मैंने वीडियो देखा, पाउज करके। मतलब जो मुझे लगता कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है, उसको मैं पाउज करता, नोट करता, अगर सुनने में नहीं आया तो 10 सेकंड वाला बैक में जाता, फिर से उसको देखता। और आप ये देखिएगा, ये तरीका इतना आसान है कि आप 15 दिन होते होते आपको PC3 हलवा लगने लगेगा। क्यों? जो भी आप वर्ड इसमें डालिएगा, सबके लिए वीडियो अवेलेबल है, और जो भी आपने टॉपिक पढ़ लिया उसको सिलेबस में टिक जरूर मारते जाइए। तो टिक मारते जाइएगा तो आपका कॉन्फिडेंस 2 दिन में, 4 दिन में, 1 हफ्ते में बिल्टअप होने लग जाएगा। अरे यार तो बहुत आसान है। और इसको तब कीजिएगा जब आप बोर हो गए PC21 से और 16 से, समझे कि नहीं। अरे यार एक वीडियो ही तो देखना है, वैसे भी आप लोग वीडियो देखने में माहिर है, मुझे पता है, तो क्यों ना PC3 के लिए वीडियो देखा जाए। तो आप यकीन मानिए, मैंने ये फंडा अपनाया, एक बार में पास हो गया, समझे। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, मैं पीटर नॉर्टन भी पढ़ा तब भी मेरे 44 ही आए। अरे भैया, आप पीटर नॉर्टन क्या, आप कंप्यूटर खुद बना लीजिए, समझे। आप एक काम कीजिए, PC3 का पेपर खुद सेट कीजिए और फिर एग्जाम दीजिए, फिर भी 44 ही आएगा। सही कह रहे हैं। ये कैसे सर? क्या बोल रहे हैं सर? उस पेपर में ना सर ऑप्शन भी बहुत अजीब गरीब आते हैं सर। अरे एक बंदा है 4-5 बार PC3 में 5वीं बार में निकाला है, यहाँ पे हमारे यहाँ है। आप एक सर क्या है, एक बार क्या ऐसा होता है सर? अगर आपने वीडियो देखे, पेपर पेन रखा, पाउज करके देखा, नोट्स बनाया, समझे कि नहीं, और एग्जाम से पहले अपना ही बनाया नोट्स पढ़ लिया, आप सर मुझे लगता है सर बहरी पढ़ने के, बहरी अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए तो पास कर जाया जाए, क्योंकि मैं बहरी पढ़ा था तो मुझे लगभग 80 क्वेश्चन बन गए थे, लेकिन बैड लग रहा है कि पास नहीं कर पाया मैं। अरे भैया, आपकी तरह याददाश्त सबकी तेज हो तब ना, सुनिए पहले बात सुनिए, आपकी तरह याददाश्त सबकी तेज हो तब ना। सही कह रहे हैं। नहीं सर, वो कंफ्यूजिंग हुआ था सर पढ़ने के बाद भी। हम तो क्या कह रहे हैं,
आप सुनिए, मेरा तरीका अपनाइए। आप लोग पहले सभी टॉपिक से वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, लास्ट में बाहरी जो है ना, लास्ट में एग्जाम से 2 या 3 दिन पहले एक बार खाली सरसरी निगाह से देख जाइए। बिल्कुल जब सही आपके कह रहे हैं पास सर, ये वीडियो, जो विजुअल माध्यम है यही सबसे अच्छा है। हाँ बिल्कुल, मैं तो कह रहा हूँ, समझे सर। लेकिन अभी जो नया सिलेबस आया ना, उसमें यूट्यूब पे भी नहीं मिलता बहुत सारा चीज। लेकिन सर ये जो नया कुछ आया है इसका थोड़ा दिक्कत आएगा। देखिए, नया सिलेबस जो आया है वो यूट्यूब पे नहीं मिलता है, हम इस बात को माने, तो आपके पास में बहुत उपाय है ना जी। आखिरकार लोग यूट्यूब पे वीडियो बना बना के तो डाल ही रहे हैं सर। क्या ऐसा होता है? और जो सुनिए, अगर मान लीजिए नया सिलेबस है तो कितना परसेंट कवर करता है, 20% या 30%? नया वाला सर? हाँ, नया 20-30-25% ही है सर, पुराना भी है 80%। हाँ तो वही ना कह रहे हैं, तो आप 80% तो कम से कम कवर कर लीजिएगा और उसमें कॉन्फिडेंट हो जाइएगा। सही है सर। सर क्या ऐसा होता है कि नया 20 सिलेबस से आने पर 25% के लिए प्लान सी है ना जी, जिंदाबाद। सही कह रहे हैं सर। ठीक है, PC3 देख लिया हमने, PC4 पे आते हैं। PC4 के लिए सबसे सस्ता तरीका है वो है कि आपके अपने हाथ में आपका लैपटॉप या कंप्यूटर होना चाहिए। जिनके पास में नहीं है वो खरीद लीजिए भाई, समझे, क्योंकि जीवन भर काम आएगा। मेरी जब नौकरी लगी तो मैंने टीवी से पहले कंप्यूटर खरीदा, समझे, और वो कंप्यूटर मेरे पास में आज भी है, 14 साल हो गए, 13 साल। PC4 के लिए सर MS4 2003 का यूज ज्यादा करें तो अच्छा रहेगा। MS 2003 2013 ठीक है, 13 भाई 13। अच्छा 13 नहीं 3 ओल्ड वाला करेंगे सर, उसमें क्योंकि उसमें ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, उसमें एग्जाम में करना होगा 7 सर 2003 नहीं, आप अच्छा, 3 ऑप्शन नहीं आते कि 13 कह रहे हैं सर। ये सारा जो PC4 आता है 2003 जो बोल रहे हैं उनको बोलने दीजिए। 3 कौन बोल रहे हैं? हाँ सर जी बोलिए। 2003 वाले में सर क्या, जो पुराना वाला जो MS ऑफिस है उसमें सर आपको शॉर्ट की नहीं मिलेंगे सामने, हर आपको करना पड़ेगा जाके, वो एग्जाम में सेम ऐसे ही आता है। अरे भैया 2003 आता है कि 13 आता है? सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, 2003 आवे कि 13 आवे, इसको क्या लेना देना, मेरे पास 7 वाला है। सर में सर 13 आता है सर। अरे भैया सुनिए पूरा बतिया तब ना, मेरे पास 7 वाला है, ठीक है। तो आप जब नया कंप्यूटर खरीदिएगा तो आपको 2013 लेटेस्ट वर्जन ना देगा जी। यस सर। हम तो कहिए कि परचेज अ न्यू कंप्यूटर, बाय अ न्यू कंप्यूटर, हम क्या बोल रहे हैं आपको, यही तो कह रहे हैं। अपने पास में कंप्यूटर रखिएगा, आराम से सीख जाइएगा, समझे। बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास में अपना कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास में अपना कंप्यूटर नहीं, जरा हाथ उठाइए तो। बोर्ड से लेके का प्रैक्टिस किया नहीं है सर कंप्यूटर। नहीं है तो खरीदिए चुपचाप से, समझे। कल को ऑफिसर बनिए अगर कंप्यूटर चलाने नहीं जानते हैं। सर आता है सर। उसके बाद व्हाइट कलर का लैपटॉप है सर। अपना कंप्यूटर खरीदिए, ठीक है। ये हो गया PC5 जो है सबसे आसान है, 3 ही किताब पढ़ना है, ठीक है। पहला किताब है आपका हैंडबुक स्वामी का, इसको मैं बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा जो पढ़ता है वो बुड़बक बनता है, समझे। दूसरा है DPC एक्ट पूरा, DPC एक्ट 1971 पूरा, ठीक है। आर्टिकल 1 से 24 तक, 25 है, 1 से 26, तो 26 में जो है ना वो 23 तक ही इंपॉर्टेंट है, 24, 25, 26 इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 24 इज डिटेल्ड ऑडिट सर। हाँ ठीक है, चलिए ना, कहने का मतलब ये है कि आपको इसको DPC पूरा पढ़ना है। पूरा पढ़ने के लिए तरीका बस सुन लीजिए, पूरा पढ़ने का तरीका क्या है भैया, कीवर्ड, ठीक है, एक वर्ड, जैसे कि सेक्शन है, ये 1 है, तो 1 में क्या है, मन में होगा कुछ नेम वेम होगा। 2 में क्या है, 2 में डिटेल्स में होगा, कुछ वैसा होगा। 3 से चालू होता है ना, 3, 4, 5, उसके बाद में यहाँ पे 6, 7, 8, 9, तो 3, 4, 5, तो 4 में शायद 3 में सैलरी सर। 3 में सैलरी, बिल्कुल ऐसे ऐसे याद कीजिए। 4 में क्या है जी, टर्म ऑफ ऑफिस, टर्म, बिल्कुल सही। 5 में शायद लीव है सर, लीव, ऐसे याद कीजिए, समझे जी। एक वर्ड, कीवर्ड खाली पकड़िए आप लोग।
पूरा आप लोग डीपीसी खाने के पीने के चक्कर में लग जाते हैं, इसीलिए फेल करते हैं, समझे। और थर्ड है कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ता है वो जाएगा फेल होने। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है सुन लीजिए। आर्टिकल 110 से 117, तो कितने हुए? 8 आर्टिकल हुए। उसके बाद में 148 से 151 कितने हुए? 4 हुए, ठीक है। और पार्ट 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पूरा, बस इतना ही पढ़िए तो, समझे। आपको राष्ट्रपति नहीं पढ़ना है, राज्यपाल नहीं पढ़ना है, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री नहीं पढ़ना है, समझे। फंडामेंटल राइट डीपीएसपी नहीं पढ़ना है, कोर्ट नहीं पढ़ना है। पढ़िए, मेरे सिलेबस में है, लेकिन पूछेगा नहीं, पूछेगा इतने ही से। किसी के पास अनुभव है जो ये बता सके कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाता है? सर मैं तो फेल हुआ था सर इसमें। भैया फेल होने वाले को पता रहता है ना, फेल होने वाले को पता रहता है कि क्वेश्चन कहाँ से आता है। सर रूल्स एंड रेगुलेशंस भी तो है ना सर इसमें? किसमें? किसी 5 में। भैया तो हैंडबुक में कवर नहीं करेगा क्या? अच्छा, ये हैंडबुक कवर करता है ना? रेगुलेशन ऑफ ऑडिट ऐसा कुछ है क्या सर? हाँ रेगुलेशन ऑफ ऑडिट। अच्छा, वो मैंने नहीं पढ़ा था, तो उसमें मुझे जरूरत नहीं पड़ी। रेगुलेशन ऑफ ऑडिट कहाँ मिलेगा बताइए तो? किसी 5 में बहुत आता टफ है सर। अरे भैया रेगुलेशन ऑफ ऑडिट है कहाँ, कौन सी बुक में है? सर ऐसे ऑनलाइन मिलता है, उसका पेज वेज है सर, 30-40 पेज का है। तो बस 40 पेज पढ़ने में क्या लगता है? सर वो लैंग्वेज बहुत बकवास है सर उसकी, अच्छा ठीक है, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। सुनिए, उसका भी तरीका सुन लीजिए। जिसका भी लैंग्वेज बकवास है, समझे, उसके लिए सबसे अच्छी बात जानते हैं कि अपना मोबाइल लीजिए, ठीक है। मोबाइल में ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कीजिए। क्या ऑन कीजिए? ऑडियो रिकॉर्डर, समझे। और ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कीजिए और ईयरपीस लीजिए, ईयरपीस। इसको हेडफोन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? हाँ सर वही लीड बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको आप लोग, क्या बोलते हैं? ईयरफोन सर। हेडफोन बोलिए। हेडफोन मिलता है, ठीक है। हेडफोन लीजिए, समझे। हेडफोन को फोन में डालिए और ऑडियो रिकॉर्डर ऑन कीजिए, मोबाइल रखिए किनारे। और उसके बाद में जो आपको सबसे टफ लगता है उसको 20 मिनट का एक ऑडियो करके आप उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कीजिए। तो मैंने जब सबसे मुश्किल मुझे लगा था ACAG, तब उसको समझने के लिए मैंने यही किया था। ACAG जो आप देखते हैं कि मुझे इतना समझ में आता है बिकॉज ऑफ दिस रिकॉर्डिंग प्रोसीजर ओनली, समझे। मैंने उसको खुद रिकॉर्ड किया, अपनी ही आवाज को सुना दोबारा रिवीजन के टाइम पे, तो मुझे हलवा लगने लगा। जो चीज आपको सबसे मुश्किल लगे आप उसको इस तरीके से पढ़िए, मन में बिल्कुल मत पढ़िए। क्यों नहीं पढ़िए उसके बारे में भी तर्क जान लीजिए। इसलिए नहीं पढ़िए मन में और अपने आवाज रिकॉर्ड करके इसलिए पढ़िए कि कोई भी चीज जितनी ज्यादा ज्ञान इंद्रियां आपकी एक्सेप्ट करती हैं उतना ही चीज वो याद रहता है। जैसे कि अगर आपने किसी को सुना तो एक केवल सुना तो ईयर, समझे कि नहीं। एक मूवीज में आप क्या करते हैं? मूवीज में आप देखते भी हैं सुनते भी हैं, देखना सुनना है ना। तो उसकी वजह से वो क्या हो जाता है, कितनी ज्ञानेंद्रियां लगी, आंख और कान, है ना। उसी तरीके से अगर आपने कहीं पे कोई पार्टी में गए तो पार्टी में आपने क्या देखा भाई, देखा भी, सुना भी, स्मेल भी किया, सूंघा भी और टेस्ट भी किया। इसकी वजह से पार्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है। और किसी ऐसी जगह पे जैसे कि मान लीजिए आप किसी गर्लफ्रेंड के पास में गए, हम देख नहीं, वहां देखा भी, सुना भी, स्मेल भी किया, टेस्ट भी किया और टच भी किया। इसीलिए जो डेट होती है ना, डेटिंग लड़की के साथ में, वो सबसे ज्यादा मेमोरेबल होती है। जितनी ज्यादा ज्ञानेंद्रियां हो एक्टिव उतना ही वो मेमोरेबल होता है। इसकी वजह से जो सबसे ज्यादा मुश्किल है उसको केवल देखिए मत, उसको सुनिए। तुम जैसे कि आप मेरे पास क्लास कर रहे हैं तो आपकी कम से कम 2 ज्ञानेंद्रियां एक्टिव है। एक आप मुझे देख पा रहे हैं, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। और सोचिए कि मैं अगर वीडियो नहीं होता केवल ऑडियो होता तो थोड़ा सा इफेक्टिव कम होता। तो आप भी यही रूल अपनाइए, अपनी आवाज सुनिए और देखिए, बहुत आसान हो जाएगा। तो ये हो गया PC5 तक, क्लियर है?
सर वो अभी बताया PC5 में रेगुलेशन ऑफ ऑडिट जो है एंड हाँ। अकाउंट्स 2007 सर ये चेंज हो गया 2020 हो गया है अरे भैया 20 हो गया तो क्या वो मटेरियल तो है। तो उसमें कुछ और भी ऐड कर दिया सर। अरे भैया आपको मुश्किल लग रहा है तो कहते ना कि पढ़िए उसको आवाज रिकॉर्ड करके। ओके सर। सर उसका जरूरत भी नहीं है सर, मुझे ऐसा लगता है। मैं भी यही मानता हूँ, मैंने पढ़ा भी नहीं, मैंने नहीं देखा है। वो बता रहे ना, हैंडबुक और डीपीसी और ये कंफ्यूजन इनफ है। हाँ। हम तो कह तो रहे हैं, इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन गलती बहुत कम होती है, इसमें गलतियां बहुत कम होती है। इतना रेगुलर प्रैक्टिस में है, डेली तनख्वाह मिल रहा है, हर साल आप ट्रेवलिंग अलाउंस ले रहे हैं, एलटीसी में जा रहे हैं, समझे, छुट्टी मिल रही है, ट्रांसफर हो रहा है तो आपको ज्वाइनिंग टाइम मिल रहा है, इतना ना रेगुलर यूज होता है कि इसमें गलती का चांस बहुत कम है। अब आते हैं हम लोग PC8 पे। ठीक है, PC8 की तैयारी कैसे करेंगे? PC8 में आपका क्या क्या है देख लीजिए। गार है 1990, RNP है रिसीट एंड पेमेंट रूल 1983 है ना, यस सर। GFR है 2017 है कि नहीं, कैम है पर पूरा नहीं है, और क्या है जी, MSO वॉल्यूम 2 भी मेजर है, माइनर हेड सर। हैं? मेजर माइनर हेड है वो तो कुछ है ही नहीं, MSO वॉल्यूम 2 है, और फिर वो ऐसा प्रोफेशन वाला है वो यही तो सर। MSO वॉल्यूम 2, चैप्टर वॉल्यूम 2 है। बस ना मोटा मोटी, और तो कुछ नहीं है। और कुछ नहीं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ, सुन लीजिए। GFR जो सबसे नई किताब है ना, सबसे पहले पढ़िए, क्योंकि सबसे नई किताब है, सबसे आसान लैंग्वेज में लिखी गई है। बहुत आसान, जैसे CPWD लिखा हुआ है ना, वैसे GFR लिखा हुआ है। जबकि GFR 2005 पढ़िएगा ना पागल हो जाइएगा। मेरे पास GFR 2005 की किताब भी है, सबसे आसान लिखा हुआ है, इतना मजेदार लिखा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं। तो PC8 के लिए सबसे पहले GFR पढ़िए, उसके बाद जो उससे कम मुश्किल लैंग्वेज में लिखा वो कैम है, बहुत मजेदार, बहुत मजेदार। ये PC21 में भी काम आएगा। तो PC8 वाले ध्यान रखिए, PC21 के लिए भी आपको कैम पढ़ना है, इसलिए कैम तो पढ़िए ही पढ़िए। और इसमें भी आपको पूरी बुक नहीं पढ़नी है, जबकि GFR पूरा बुक है। कैम जो है आपका सिलेक्टेड टॉपिक दिया हुआ है, और इसमें से भी 2 चैप्टर है, वो चैप्टर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, और शायद 8 होगा एंड 8। चैप्टर 7 ही पेंशन चैप्टर है, पेंशन चैप्टर सबसे पहले पढ़ जाइए, समझे कि नहीं। इसी से आपको हर साल 10-12 क्वेश्चन भिड़िए जाना है, कोई उपाय है नहीं। सर बोलिए। PC8 में कैम फुल बुक है। फुल बुक नहीं होगा, हाँ सर, देखिए आप क्वेश्चन। फुल बुक है, हाँ ठीक है। जिनका फुल बुक है मैं उनको हिदायत देता हूँ, आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि PC21 में जितना टॉपिक है उतना ही टॉपिक पढ़िए। और इसमें ज्यादा 2-3 क्वेश्चन भी नहीं आते सर कैम में से। क्या बोल रहे हैं सर 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं पूरी कैम की बुक में से। इसलिए तो मैंने कहा PC21 वालों को पढ़ना है। वैसे छोड़ने से भी चलेगा सर। नहीं छोड़ मत दीजिए, लेकिन PC21 में जितना टॉपिक दिया है उतना ही टॉपिक पढ़िए, ठीक है, क्योंकि PC21 में पढ़ना ही पढ़ना है, और PC21 में कैम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए कैम को उतना जरूर पढ़िए जितना PC21 में दिया हुआ है। नहीं सर, कैम पूरा नहीं है सर PC8 में। अरे भैया, हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ सर, 1 to 10 या 13 17। वही तो कह रहे हैं, पूरा नहीं है तो जबरदस्ती बोल रहे हैं। खैर मैंने क्या बोल दिया, PC21 में जितना सिलेबस कवर करता है उतना ही पढ़िए, उतना ही, ठीक है। तो उसके बाद में पहले GFR पढ़िए, फिर कैम पढ़िए, ठीक है। आप MSO वॉल्यूम 2 भी पढ़ सकते हैं, बहुत छोटा है, बहुत छोटा। फिर रिसीट एंड पेमेंट रूल पढ़िए, और गार से लास्ट में पढ़िए, समझे। रिसीट एंड पेमेंट रूल का भी लैंग्वेज आसान है, गार का लैंग्वेज थोड़ा सा टफ है, लेकिन गार में केवल सब मैंने क्या उसको बोलते हैं 90 रूले है, 90 रूल्स, और इसमें जो है 199 रूल है, ये थोड़ा बड़ा है, ठीक है। लेकिन आप GFR 2017 पढ़नी शुरू किए, इतना मजेदार है ना, इतना मजेदार,
बुक नहीं है तो डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करके ऑनलाइन मत पढ़िए, उसका प्रिंट निकालिए एक चैप्टर। ऑफिस का तो कंप्यूटर होगा ही, आप लोग का निकाल सकते हैं। तो मैंने ऐसे ही किया, मैंने एक चैप्टर प्रिंट निकाला, उसको पढ़ा, जब मुझसे मुझे मजा आ गया तब मैंने दूसरा चैप्टर प्रिंट निकाला, और मैं ऐसे ही करता गया। एक साथ पूरी बुक मैंने नहीं निकाली, आप चाहे तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया पीसी 8। अब हम लोग किसकी बात करें? 13 की। मैंने क्या पढ़ा पता है आपको? एनसीईआरटी केवल। हालांकि कुछ लोग तमिलनाडु बोर्ड रिकमेंड करते हैं, कुछ लोग और दूसरी किताब भी रिकमेंड करते हैं। हाँ, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए सफिशिएंट नहीं है, पर एनसीईआरटी किसके लिए? पीसी 13 के लिए। 11 एंड 12। 11 में भी 2 बुक है, 1 एंड 2। 12 में भी 2 बुक है, 1 एंड 2। इसमें से ये 11 का जो पार्ट 1 है ये फुल है, समझे? और ये जो है तीनों में से सिलेक्टेड टॉपिक्स है। वो टॉपिक पहले सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पढ़िए। लैंग्वेज एकदम बच्चों वाली, इतना आसान कि एक बार में पढ़ सकते हैं और एक बार में समझ भी सकते हैं। सर्च क्या है, स्किप नहीं करना है, जितना एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको जरूर सॉल्व करना है, समझे? इतना आसान जिसका कोई हिसाब नहीं, मतलब नॉन कॉमर्शियल स्टूडेंट के लिए भी आसान। मैंने तो कभी कॉमर्स पढ़ा ही नहीं था, मैं तो कॉमर्स पढ़ने वाले का मजाक उड़ाता था। भगवान ने मुझे ही अकाउंटेंट बना दिया, अपने कर्मों की सजा दी मुझे। खैर, आप लोगों में से भी बहुत लोगों को मिली होगी, इंजीनियर खासकर। मिली है कि नहीं मिली है? सर नहीं समझ में आता सर, पीसी 13 सर। क्या बोल रहे हैं? पीसी 13 समझ में नहीं आता, अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं एनसीईआरटी पढ़िए, और क्या बोल रहे हैं? इसीलिए तो कह रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़िए। टीएस ग्रीवाल पढ़ रहा हूँ सर। क्या बोल रहे हैं? टीएस ग्रीवाल एक पब्लिकेशन है, उसका भी सही है। ठीक है, देखिए आपको जो सुटेबल लगता है। मैंने नहीं कहा कि आप एनसीईआरटी ही पढ़िए, लेकिन अगर आपने पहली बार शुरुआत की है और ये सोचा है कि क्या पढ़ना है, तो एनसीईआरटी द बेस्ट ऑप्शन। अब जिसने पहले से कोई किताब पढ़ रखी है तो उसके लिए वही किताब सुटेबल है। ठीक है, तो ये पीसी 13 हो गई, बच गया पीसी 16 और पीसी 21। तो उसके लिए मुझे बताने की कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या बोल रहे हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए क्या पढ़ना? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, हाँ ये भी सुन लीजिए। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए वही फार्मूला जो पीसी 3 में लगाया था। पीसी 3 में क्या लगाया था? वीडियो वाला सर। एक एक स्टैंडर्ड डालिए, हर एक स्टैंडर्ड पे अलग अलग बुक है, मतलब वीडियो है। सर बहुत हार्ड बताता है। अरे भैया वीडियो सर एक बार इस देखना बार शुरू अकाउंटिंग कीजिएगा स्टैंडर्ड ना। से काफी क्वेश्चन थे। क्या बोले? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन थे ना, मतलब जैसे कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दे दिया तो उसमें 2-3 ऑप्शन थे, मतलब इसका एक ही नाम नहीं है, 2-3 नाम है। मैं तो कह तो रहा हूँ कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए बेस्ट तरीका है वीडियो देखिए, पर वही पाउज कर करके नोट्स बनाइए। ठीक है सर। समझे? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए, एएस के लिए और इप्सास के लिए, इप्सास भी तो है ना? सर से 4-5 क्वेश्चन थे। यही क्वेश्चन सर कर रहे थे। समझे? सास भी है। हाँ, वीडियोस देखिए, वीडियोस, समझे? और नोट्स बनाइए। लास्ट ईयर तो ये वाला पढ़े नहीं, इसका चीट मार के ले गए थे, नहीं हुआ। रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? तो आपको समझ में आया? पीसी 13 में एसी एएस होना चाहिए ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, एएस और इप्सास के लिए वीडियो देखिए, नोट्स बनाइए, बेस्ट तरीका है। हाँ, अगर कोई बुक मिले तो पढ़िए, कोई बात नहीं, नहीं तो पीडीएफ तो अवेलेबल है ही। जो पढ़ना है, मोस्ट प्रिफरेबल है वीडियो देखिए, समझे? वीडियो देखिएगा, समझ में आ जाएगा फटाफट। रह गया बात पीसी 16 के लिए और 21 के लिए, तो मैं आई एम देयर वीडियो। कि पीसी 16 और 21 के बारे में कुछ पूछना है? नहीं सर, 22 के बारे में बता दीजिए सर, उसमें भी फेल हूं मैं। 22 हम देवे ना किए, कैसे बताते हैं आपको जबरदस्ती? सर ऐसा होता है क्या सर कि अगर सिलेबस चेंज हुआ तो पहला अटेम्प्ट, जैसे हम लोग पीसी 3 के लिए पहले कैंडिडेट हम लोग हैं, तो पेपर कुछ इजी हो सकता है क्या, क्योंकि सिलेबस चेंज है कुछ? आई डोंट नो। पेपर इजी का मतलब है आपने पढ़ा है, ना पढ़ा है तो टफ है, समझे? सर हम लोग का 21 जो हम लोग पढ़ रहे हैं सर,
उसमें ट्रेजरी और एसीएजी पढ़ लिए थे। एसीएजी तो मेरा तो नहीं हुआ था, बट ट्रेजरी पढ़ लिए। ट्रेजरी का बट एमसीक्यू नहीं किए सर। तो मॉर्निंग वाले बैच में एमसीक्यू डलवाते ना सर। सुनिए ना, एगो बात हमको कहना है, आप लोग PC21 वाले का जिनका कि 16 नहीं है, समझे, वो ये है कि 16 वालों का जो एमसीक्यू है ना, वो चलता ही रहेगा। PC21 वालों को अलग से एफर्ट करना पड़ेगा, जो PC16 में नहीं है उसके लिए। लेकिन बहुत लोग का कम दोनों होगा सर। इसीलिए मैंने कहा ना कि अलग से उसका अलग से आप लोग को एमसीक्यू डिस्कस करना होगा, समझे। और आप लोग क्या कर रहे हैं कि जिसमें 16 वाला कंबाइंड है उसमें तो अटेंड कर ही नहीं रहे हैं। लेकिन खैर कोई बात नहीं, PC21 वाला अलग से डिस्कशन सेशन चलाना पड़ेगा, क्योंकि एमसीक्यू कीजिएगा तो ही कॉन्फिडेंट रहिएगा। में आप लोग हो रहे हैं, क्या बोल रहे हैं सर 45 मिनट्स का दोनों का नहीं रहता। 45 मिनट्स 16 है, 45 मिनट्स 21। सुनिए, हम बात बोलते हैं, मैं लॉगिन एक्सेप्ट कर लूंगा, ठीक है, और मैं लॉग आउट हो जाऊंगा, क्या प्रॉब्लम है? आप लोग करिए। जैसे कि मान लीजिए कि 7:30 बजे से, सुनिए, 7:30 बजे सुबह से इसका लॉगिन एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ से लॉग आउट हो जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 8 बजे से इसका लॉगिन एक्सेप्ट कर लेता हूँ, जैसे आप बोलिए। नहीं सर, इसके लिए टाइमिंग अलग रखिए, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट लेफ्ट कर जाएंगे। तो अब आप बोलिए कि कौन सा टाइम रखा जाए। सर 7 o'clock ठीक है, 7 o'clock से 8:30। 7 o'clock से 8:30। 7:30 8:30 सर, 8:30 कंबाइन दोनों का। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि 7 बजे एक एंट्री मारे, और यहाँ यस सर, यहाँ जो एंट्री होगी वो 7:45 में होगी। यस सर, ये कह रहे हैं आप लोग? यस सर, मुझे तो कंफर्टेबल तो समझ में आ रहा। अरे कितने लोग हैं सर जिनको दोनों पढ़ना है या फिर दोनों में है? मैंने सर्वे तो नहीं करवाया अभी तक। अच्छा, वीकेंड में भी कर सकते हैं ट्रेजरी। PC21 वालों को दोनों ही पढ़ना है ना। हाँ, सुनिए, मैं इसका एक रास्ता निकालता हूँ। रास्ता ये निकलना चाहिए कि ये तो चलता रहेगा अपने टाइम पे, इसको मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, इसलिए क्योंकि इसकी वजह से PC21 का भी तो 50% सिलेबस कवर हो रहा है। हाँ यस सर, वो तो हो रहा है। हाँ, इसको हम लोग क्या करते हैं कि सैटरडे संडे कर देते हैं, ठीक है, वो ठीक रहेगा सर। हाँ, और सैटरडे संडे जो है इसका टाइमिंग कितना करें सो बताइए। सैटरडे शाम को ले लेते हैं, शाम को, इवनिंग में। इवनिंग में तो हम पढ़ाते हैं। इसका क्लास जब 7:30 वाला जब खत्म हो जाएगा 10 मिनट के बाद कर, क्योंकि हम लोग को भी ऑफिस जाना नहीं है, बैठ जाएंगे। कितने बजे बोलिएगा तब ना। सैटरडे संडे PC21 का कितने बजे? उसी कंटिन्यू 8:30 से 9:30 कर सकते हैं, 10 बजे तक, 9:30 तक कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक काम करते हैं, इसको 8:30 to 9:30 कर देते हैं। 9:30। हाँ यस सर। लेकिन इसमें समस्या है, क्योंकि इसमें हफ्ता में 2 ही दिन में मिल रहा है जी। इसमें अगर केवल 9:30 रखिएगा तो दिक्कत में आ जाइएगा। क्या बोले? हो जाएगा धीरे धीरे उसमें भी। नहीं, इसको 1.5 घंटा कर दीजिए, 8:30 से 10। हाँ 10 ठीक रहेगा, 10 ठीक रहेगा। ठीक है सर, अभी ठीक हो है, जाएगा। 7:30 और 8:30 से 10, ये 1 घंटा, और ये 1.5 आवर लगातार। वो दोपहर में कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं? तब दोपहर टाइम में 11-12 बजे। नहीं सर, उस समय तो सर क्लास लेते ना। 11 बजे संडे 11 बजे क्लास। सर यही टाइमिंग सही है सर। 8:30 से 10 वाला ठीक है। ठीक है सर, ये भी सही। कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यही रहा, ठीक है ना।